हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 2 अक्टूबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को दशहरे और गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैंने टोटल 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर। इस आर्टिकल में आपको मैं बताऊंगा ये लोकेशन क्या है ज़ैपोरिज़िया की, फिर क्यों ये न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूज़ में है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये पूरा समझाने के बाद इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठे हैं वो भी आपके सामने मैं शो करूंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है कथकली परफॉर्मेंस के ऊपर। आपको पता है कथकली एक डांस की फॉर्म है, तो यहाँ पे मुस्लिम गर्ल का क्या कनेक्शन है ये मैं न्यूज़ में आपको बताऊंगा। फिर और जो परफॉर्मेंसेज हैं केरल की या जिस भी जहाँ से बिलोंग कर रहा है कथकली, मैं आपको आर्टिकल में बताऊंगा बेसिकली वो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मैं एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि और स्टेट्स जो हैं वहाँ की जो मेजर डांस फॉर्म्स हैं वो क्या क्या हैं, उनके फीचर्स क्या क्या हैं और उससे कनेक्टेड क्या पीवाईक्यू उठे हुए हैं। थर्ड आर्टिकल बात करता है जो प्रोटेक्शन होता है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का, कौन करता है? एएसआई, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया है, प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री करवाई है कंजर्वेशन करने में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की। जीएस पेपर 1 के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। फोर्थ आर्टिकल हमारा बात करता है फ्लाइंग रिवर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ मैं बताऊंगा कि फ्लाइंग रिवर होता क्या है, ये क्यों न्यूज़ में है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके डिसरप्शन से कैसे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक डिटेल डिस्कशन आपके साथ होगा, यहीं पे आपको मैं बताऊंगा एक प्रॉपर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, फिर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का क्या इम्पैक्ट है। यहाँ पे एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इस पूरे आर्टिकल का पीडीएफ आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल आपको पढ़ के लग गया होगा कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, यूक्रेन में है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब न्यूज़ में क्यों है आपको मैं एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता हूँ। जो रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसका कंट्रोल किसके पास आ गया था, रशिया के पास आ गया था, रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था। अब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जनरली किस लिए होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो जो पावर प्लांट में रिएक्टर्स लगे होते हैं उनको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि उनको कूल डाउन करने के लिए जो पंखे लगे होते हैं, कूलिंग सिस्टम लगा होता है, वो कैसे वर्क करेंगे, वो वर्क करेंगे जब उनको बिजली मिलेगी। तो जो पावर प्लांट, मान लो ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो यहाँ पे अगर रिएक्टर है तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। लेकिन अब यहाँ पे जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये यूरोप का लार्जेस्ट है, तो इसकी एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो है वो लॉस्ट हो चुकी है। अब लॉस्ट होने की वजह से क्या हुआ, जो इनके रिएक्टर्स हैं उनको ठंडा करना पड़ेगा ना। तो अब ठंडा करने के लिए क्या हो रहा है, जो डीजल जनरेटर्स लगे हैं रिएक्टर्स के अंदर ही, पावर प्लांट के अंदर जो जनरेटर्स लगे हैं वो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और उसी इलेक्ट्रिसिटी से इन रिएक्टर्स को कूल डाउन किया जा रहा है। अभी के लिए क्या है, ये सेफ है, बट ये अनसस्टेनेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ हैं, फिर साथ ही साथ जो जेलेंस्की हैं, उन सब ने इस चीज़ को बोला है कि भाई साहब अगर ये प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब होती है तो एक न्यूक्लियर डिजास्टर होने के चांसेस हो सकते हैं। ये चीज़ किसने कही है, ये आईएए के चीफ कह रहे हैं, जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि भाई साहब दिस इज़ वेरी मच क्रिटिकल, और इसके पीछे जिम्मेदार ठहराया रशिया को। रशिया जिम्मेदारी दे रहा है कि भाई साहब यूक्रेन इसके पीछे शामिल है। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि अगर ये ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट जो है इसमें रिएक्टर्स जो लगे हैं वो गर्म होते हैं, जो उसमें रॉड्स लगी होती हैं वो बहुत गर्म होती है, उनको ठंडा रखने के लिए चाहिए होता है पंखे, और पंखों के लिए इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो गर्म होंगे, तो अगर वो उस ठंडे ही नहीं हो पाएंगे सो देयर आर हाई चांसेस कि कहीं ऐसा कोई न्यूक्लियर डिजास्टर तो नहीं हो जाएगा यहाँ पे। अगेन इट इज़ प्रॉबेबल, आगे देखेंगे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, बट हमें क्या इसमें कुछ टर्म्स यूज हुए हैं। पहला तो क्या है, आईएईए, जिसे हम लोग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहते हैं, साथ ही साथ ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये मैंने आपको बताया कहाँ पे है, रशिया में, यूक्रेन में है, ठीक है। चलो अब आपको मैं बताता हूँ एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। ये एक ऑटोनॉमस यूएन बॉडी है, 1957 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वेना ऑस्ट्रेलिया में है। इसका मोटो क्या है, मोटो ये है कि भाई साहब जो एटम्स होते हैं उनका यूज़ पीस, शांति और विकास के लिए किया जाना चाहिए। नहीं, जनरली आप लोग एटम बॉम्ब भी तो देखते हो, उसका यूज़ किस लिए होता है, उसका यूज़ डिस्ट्रक्शन के लिए होता है, उसका यूज़ वॉर में होता है। बट यहाँ पे मोटो ये है कि भैया आप एटम्स का यूज़
करिए, लेकिन उसका यूज़ करिए फॉर सिविल पर्पस, जिससे आपका न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल हो सके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या रिएक्शन करवाते हैं। 2 रिएक्शन होते हैं, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक न्यूक्लियर फिजन होता है। तो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है बेटा, उसमें न्यूक्लियर फिजन FI वाला होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटम्स जो होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है। ब्रेक करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसका इस्तेमाल करते हैं जनरेटर्स चलने में, फिर उसी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, यहाँ पे 2 एटम आपस में मिल के एनर्जी जनरेट करते हैं। तो रियलिटी क्या अभी मैन मेड तरीके से कहीं पे न्यूक्लियर फ्यूजन बना हुआ है? चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या कोई नेचुरल है? यस, जो सूरज देखते हैं वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। आपको पता है हाइड्रोजन हीलियम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन सब के, ये एटम्स कंबाइन करते हैं। कंबाइन होने के बाद एक्सेसिव एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से हीट आती है। तो सन एक सबसे बड़ा एग्जांपल है न्यूक्लियर फ्यूजन का। ये आपको पता, फ्यूज हो रहे हैं, आपस में 2 एटम्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी। इसमें 178 मेंबर कंट्रीज हैं। इनका मैंडेट क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल पीसफुल शांति पर्पस के लिए किया जाना चाहिए। न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का प्योरिफिकेशन जो होता है उसको रोकने का काम करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। कैसे? इंस्पेक्शन करते हैं, सेफगार्ड देते हैं, टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन, एग्री और एनर्जी में भी साथ ही साथ। ठीक है, अब की फंक्शंस देखो। न्यूक्लियर इंस्पेक्शन आपको बताया, फिर जो न्यूक्लियर टेक है किस में? हेल्थ में भी तो यूज होता है, फूड सिक्योरिटी में, क्लीन एनर्जी में, सब में आपका न्यूक्लियर टेक यूज होता है। तो इन सब में क्या करते हैं? सेफ्टी स्टैंडर्ड पब्लिश करते हैं। अब देखा जाए तो ये अपनी रिपोर्ट को UN जनरल असेंबली में क्या देते हैं? पेश करते हैं, वहाँ पे उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में भी जाती है। अब मैंने आपको एक प्रॉपर IAEA के बारे में समझा दिया, ठीक है, क्या है, कैसे वर्क करता है। इन शॉर्ट समझ के चलो कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्योरिफिकेशन रोकने के लिए है, साथ ही साथ सिविल पर्पस एक सस्टेनेबल फॉर्मेट में हो सके, उसका पर्पस कौन फुलफिल करता है? वो होता है आपका IAEA। ठीक है, चलो अब देखिए 2020 का क्वेश्चन। इन इंडिया व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड वाइल अदर्स आर नॉट? अब ये देखते हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किसके ऊपर है? IAEA सेफगार्ड के ऊपर। तो जैसी सेफगार्ड के ऊपर सवाल है तो आपको पता होना चाहिए फंक्शंस क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सम यूज यूरेनियम एंड सम अदर्स यूज थोरियम। ओके, चलो ठीक है, थोरियम के ऊपर भी सवाल आया है 2 से 3 बार। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी मैं कोई भी चीज़ समझाया करूँ बेटा, उसको ज़रूर कहीं पे नोट डाउन कर लिया करिए, क्योंकि क्वेश्चंस उठे हैं। थोरियम से क्वेश्चन पूछा गया है, यूरेनियम से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाई। फेयर इनफ, इसको मार्क कर लो। सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड अदर्स आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक। यहाँ ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक आगे है। तो अब ये सोचो, क्या हमने अपना न्यूक्लियर सेफगार्ड किसी को दे रखा है? जो हमारे यहाँ न्यूक्लियर इंफ्रा है, भाई हमने इंडियन प्राइवेट कंपनीज को तो दिया नहीं, तो फॉरेन को क्या देंगे? तो आप डायरेक्टली गलती कर दोगे। सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर आर प्राइवेटली ओन्ड। अभी मैंने बताया कि जब हमने प्राइवेटली ही नहीं दे रखा है तो इंटरनेशनल कहाँ पे आएगा? C और D आपका गलत हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो IAEA का सेफगार्ड है, कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा, तो उसके पीछे कारण क्या होगा? उसका साधारण सा कारण है कि भाई साहब कुछ जो है इंपोर्टेड यूरेनियम यूज कर रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक सप्लाई यूज कर रहे हैं। तो जब इंटरनेशनल लेवल बात हो रही है तो वहाँ पे वो सब चीज़ें आएंगी, ऐसे मटेरियल जो इंटरनेशनल, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और उसका पर्पस है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में, तो वहाँ पे IAEA का सेफगार्ड आएगा। तो ये आपका B इज द राइट वन। ठीक है, चलो फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे तो एक और पॉइंट था 10 वन। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे आप देखो खरसन एंड ज़ैपोरिज़िया। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों ये आर्टिकल पिक किया, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया पे भी सवाल आया हुआ है और आपका IAEA की भी सवाल आया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं? डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। आप पढ़ते ही बोलोगे दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, नगोर्नो काराबाख। अब आपको पता होगा ये किसके बीच है? अर्मेनिया अज़रबैजान वाला कॉन्फ्लिक्ट है। इसके ऊपर भी मैं समझा चुका हूँ आपको। नॉर्थ किवू ऑन इतुरी, ये क्या है? वॉर बिटवीन अर्मेनिया अज़रबैजान। तो ये सही ये है, सेकंड वाले का सही ये वाला है। लेकिन जो नॉर्थ किवू एंड इतुरू है, इसके ऊपर भी आर्टिकल रिसेंटली मैंने आपको समझाया था, ये था आर्टिकल, ये 1 सितंबर का आर्टिकल है आई फील। वहाँ पे मैंने आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में बताया था, जहाँ पे एक सीज फायर हुआ था,
लेकिन सीज फायर वायलेट हो गया क्योंकि वहाँ पे एक रेबल ग्रुप जिसका नाम M23 है उसने ऑफेंसिव दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो जो नॉर्थ कीवू एंड साउथ कीवू का रीजन है वहाँ पे किलिंग दोबारा स्टार्ट हो गई। पॉइंट क्या है, क्वेश्चन स्ट्रेट अवे पूछा है नॉर्थ कीवू एंड इतुरी है कहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको उस दिन अच्छे से समझाया था नॉर्थ कीवू एंड इतुरी के बारे में और उसी के ऊपर देखिए क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। चलो अब सेकेंड आर्टिकल बात करता है कथकली परफॉर्मेंस के ऊपर। अब यहाँ पे 125 साल के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है केरला में एक काला मंडलम इंस्टीट्यूट समझ लो या फिर आप एक सेंटर समझ लो जहाँ पे कथकली के कोर्सेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो 125 साल में पहली बार होने जा रहा है कि एक मुस्लिम गर्ल जिसका नाम है साबरी एन, वो इस बार विजयदशमी पे परफॉर्म करेगी कथकली। तो साबरी एन के बारे में क्या है कि 2023 में इन्होंने काला मंडलम जो ये इंस्टीट्यूट है कोर्स में ज्वाइन किया गया था और अब ये एक नई हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है। ये क्या है, कृष्णा वेशम को इनैक्ट करेंगी जो कि आपका ब्लेंड है म्यूजिक का और ड्रामा का, जो कि रामायण के ऊपर बेसिकली बेस्ड है। अगेन इसकी डिटेल में इतना नहीं जाना है, आपको पता क्या होना चाहिए कि काला मंडलम है क्या। ये एक बेसिकली इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, डांस के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि क्लासिकल और ट्रेडिशनल होते हैं। अब पॉइंट उठता है व्हाट इज कथकली, ठीक है। तो केरला काला मंडलम के ऊपर भी नोट्स दे दिया। ये 1930 में एस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, नारायण मेनन के द्वारा। क्योंकि इससे कनेक्टेड भी क्वेश्चन एग्जैक्टली ये नहीं पूछा गया है। आप अगर याद करोगे तो अभी कल मैंने आपको आर्टिकल समझाया था लेबर के ऊपर, जहां पे बोला गया था कि भाई साहब ट्रेड यूनियन की शुरुआत कब हुई, फिर वहां पे LM लोखंडे पूछा गया था, इन्होंने शुरुआत की थी किसकी, ट्रेड यूनियन की या यूनियन की शुरुआत की थी। तो वैसे यहाँ पे क्वेश्चन 8 के ऊपर पूछा जा सकता है कि भाई जो काल मंडलम है ये शुरुआत एक पोएट के द्वारा की गई जिसका नाम है नारायण मेनन के द्वारा, ठीक है। अब ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी कही जाती है आर्ट एंड कल्चर की, ये बेसिकली पता होना चाहिए। यहाँ पे कथकली, कोडियाट्टम, मोहिनीअट्टम, फिर अलग अलग जो डांस के फॉर्म्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। अब ये आपको बेसिक काल मंडलम के बारे में मैंने बता दिया। अब समझते हैं कथकली के बारे में। ये इसका ओरिजिन कहाँ कहाँ जाता है, केरला में। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था 17th सेंचुरी में ये क्लासिकल डांस ड्रामा है जिसमें म्यूजिक, एक्टिंग, फिर जेस्चर्स का इलेबोरेशन किया जाता है। अब इसका कोई ना कोई तो थीम होगा। थीम क्या होता है, रामायण, महाभारत, पुराणास की थीम के ऊपर एक प्रॉपर इलेबोरेट मेकअप किया जाता है। इसे वेश कहते हैं, वेशम कहते हैं। कॉस्ट्यूम होता है, हेडगियर्स होता है, इसे आप यहाँ पे देख ही रहे हो। फिर क्या होता है, हैंड जेस्चर्स के द्वारा, फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा, बॉडी के मूवमेंट के द्वारा एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है जो इंसान ने सीखा होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली वो जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स होती हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे पुरानाज हैं, जितने भी ओल्ड आर्ट्स हैं, उन सब को एक साथ ब्लेंड करके एक डांस ड्रामा के फॉर्मेट में इसको रखा जाता है। ट्रेडिशनली देखा जाए ये मेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, बट अब इसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट करती हैं। इसका सिंबॉलिज्म देखिए, भाव, राग, ताल, नाट्य, ये सब कुछ इसमें मिक्स होता है। अब ये मैं बता रहा हूँ आपको ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन UPSC ने पूछा हुआ है, ठीक है। अब थोड़े और केरला की अगर मैं आपको डांस फॉर्म की बात बताऊं तो मोहिनीअट्टम, कोडियाट्टम, कहीं पर भी आपके सामने अटम अटम करके आ रहा है तो बस समझ जाइए वो केरला का है, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे अटम करके हैं बट ये इंपॉर्टेंट है। मोहिनीअट्टम के ऊपर क्वेश्चन UPSC में पूछा गया है, इसको लिख लीजिएगा। ये सोलो डांस परफॉर्मेंस होती है वुमेन के द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें सॉफ्ट फेमाइन स्टाइल दिखाया जाता है, डिवोशन, लव को एक्सप्रेस किया जाता है। आप कॉस्ट्यूम देख ही रहे हो, यहाँ पे व्हाइट गोल्डन बॉर्डर साड़ी होती है। फिर कोडियाट्टम को देखा जाए, ये संस्कृत थिएटर होता है जिसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में भी डाला गया है। इसको ओल्डेस्ट सर्वाइविंग थिएटर ट्रेडिशन भी कहा जाता है। वहीं पे थय्यम को देखा जाए तो ये रिचुअल डांस होता है, नॉर्दर्न केरला का जो मालाबार रीजन है वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। टेम्पल का जो चबूतरा होता है, कोर्ट यार्ड होता है, वहाँ पे किया जाता है। डांसर्स क्या होता है, डीटी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर अपने फेस पे पेंट करके, हेड गियर रख के लोकल डीटीज की, हीरोज की, जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स होती हैं उन सब की पूजा की जाती है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको एक इन शॉर्ट इतना पता होना जरूरी है मोहिनीअट्टम के बारे में, ठीक है। कहाँ का है ये आप जान लोगे, आपके लिए इनफ है जानना। अब आप देखो ये एक 97 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांसर्स इन्वॉल्व सोलो परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा सोलो परफॉर्मेंस कहाँ पे है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको आइडिया लग सके UPSC सवाल पूछती है। फिर 2014 का सवाल देख लो, क्वेश्चन क्या है, मोहिनीअट्टम कहाँ पे, उड़ीसा में पूछा गया। और यहाँ पे देखो उड़ीसा भी डाला गया है, उड़ीसा की क्या है, ओडिसी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मोहिनीअट्टम है कहाँ का, आप तुरंत देख के बोलोगे सर ये तो केरला का है। तो आप नॉर्मल एलिमिनेशन भी लगा दोगे, 2 हटा दोगे, 2 हटा दोगे, 50-50 पे आ जाओगे। अब आप देखो गरबा तो गुजरात का है, ये श्योर है। यक्षगान अगर थोड़ा सा आपको पता होगा तो कर्नाटका का यक्षगान है,
ठीक है। तो ये रीज़न है मैंने इस आर्टिकल को पिक किया, क्योंकि जब बात यहाँ पे मोहिनीअट्टम पे की गई है तो कथकली के ऊपर है। मैंने कथकली के बारे में आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या सिंबल दिया जा रहा है, क्या ब्लेंड है, किन चीज़ों का एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। और भी अलग अलग डिफरेंट डांस फॉर्म्स के ऊपर यूपीएससी ने सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है, जो कंजर्वेशन होता है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का, जो अर्लियर क्या होता था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डोमेन में आता था, अब उसमें प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री करवा दिया। अब ये है कि भैया हम लोग मॉडल कौन सा फॉलो करेंगे, पीपीपी मॉडल जो होता है। उसमें क्या होगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे उनके हाथ में हम देंगे अपने मॉन्यूमेंट्स को, वो वहाँ पे जा करके अपना बोलते हैं ना, अपनी जो भी प्रॉफिट मेकिंग है वो कर सकते हैं बेसिकली। अब ये प्रॉफिट मेकिंग साउंड्स बिट वियर्ड, बट आखिरी में कोई प्राइवेट प्लेयर किसी भी साइट का कंजर्वेशन क्यों करेगा, है कि नहीं। उनका एक सप्लीमेंट्री रोल ये होगा कि वो मॉनिटर करेंगे एएसआई के अंडर में, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन एफर्ट्स वो और लगाएं। उनका पैसा जब आएगा तो कहीं ना कहीं तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ही तो मॉडल है, हेरिटेज कंजर्वेशन, फिर जो फंड्स होता है उसका मोबिलाइजेशन हो, एक्सपर्टीज मोबिलाइज हो, लेकिन अगेन इन सब का एक स्ट्रांग ओवरसाइट की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप एक प्राइवेट प्लेयर हो, आपके हाथ में कहा जाए कि आप भैया ताजमहल को ओवरटेक करो और वहाँ पे आप लोग काम करो, तो आप क्या सोचोगे, ताजमहल से आपका क्या रिलेशन है। अगर आप एक कॉर्पोरेट एंटाइटी हो तो आपका उद्देश्य तो यही होगा कि मैं किस तरीके से ताजमहल में जो विजिटर्स आ रहे हैं उनसे पैसा लूं। मतलब फैक्ट रियलिटी यही होती है लोगों की, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े टूरिस्ट वाले होते हैं यही करते हैं। तो यहाँ पे एएसआई का होना बड़ा रिलेवेंट है, बहुत ज़रूरी है इसका मॉनिटरिंग करना, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर नो डाउट प्रेशर तो बहुत है कि अभी तक क्या होता, सारा का सारा गवर्नमेंट फंड लग रहा था जितने भी मॉन्यूमेंट साइड, लेकिन अब क्या है, पहली बार प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होने जा रही है। तो अब यहाँ पे जब होने जा रही है तो हमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों पता होना चाहिए। अगर मैं पॉजिटिव बताऊँ, रिसोर्स मोबिलाइज होंगे, जो फाइनेंशियल बर्डन है सरकार के ऊपर वो तो कम हो जाएगा नो डाउट, एफिशिएंसी फास्ट हो जाएगी और ज़्यादा, मतलब कंजर्वेशन जो होगा वो मॉडर्न टेक के माध्यम से होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अवेयरनेस होगा। जब कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन होगा तो पब्लिक का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा। जैसे आप नोटिस करते हो कि तेजस ट्रेन, ठीक है, तेजस ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है, वहाँ पे यही तो रखा गया कहीं ना कहीं, पीपीपी मॉडल पे हम लोग लेके आ रहे हैं चीज़ों को। फिर वो आपको मैंने बता दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जो पब्लिक मतलब कोई और नहीं बल्कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट मतलब जो जनरल। तो जब दोनों आपस में मिल के पार्टिसिपेट करें, बिजनेस करें, तो उसे ट्रिपल पी मॉडल हम लोग जनरली कहते हैं। तो ये सब सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं जो हो सकते हैं, जो हमने प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में अब देने को कहा है कंजर्वेशन मॉन्यूमेंट्स का। लेकिन अब इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट से कमर्शलाइजेशन का रिस्क है। ऐसा ना हो कि ये जो हेरिटेज कंजर्वेशन शिफ्ट हो जाए प्रॉफिट मेकिंग में। क्वालिटी कंसर्न का भी पॉइंट है, अकाउंटेबिलिटी इशू भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा ना हो कि जो एएसआई की गाइडलाइन है वो प्राइवेट इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो जाए। फिर जो आपकी कंपनीज हैं उनको चाहिए हाई विजिबिलिटी मॉन्यूमेंट्स में, लेकिन उससे क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो साइट की विजिबिलिटी है वो नेग्लेक्ट हो जाए। अब इसका एग्जांपल क्या है, जयपुर में अगर आप कभी जाओगे तो जैसे आईटीसी के होटल्स हैं, आईटीसी मौर्य हो गया, या डिफरेंट जो बड़े बड़े फ्रेंचाइजी हैं होटल की, आप अगर नोटिस करोगे वो लोग क्या किए, उन्होंने पहले के जो बड़े बड़े पैलेसेस होते थे उनको ओवरटेक किया, ओवरटेक करके उन्होंने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको होटल में। तो अभी करंट सिचुएशन ये है, कोई भी इंसान अगर उस होटल में जाएगा तो वहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा आईटीसी को। लोगों का ध्यान कम जाता है कि भैया हेरिटेज, ये महलों को ही कन्वर्ट कर दिया गया होटल्स में। तो यहाँ भी वही डाउट हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि प्राइवेट प्लेयर्स अपनी हाई विजिबिलिटी बनाने के चक्कर में जो आपकी साइट है, साइट का मेन ऑब्जेक्टिव कम हो जाए वहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जैसे अगर लाल किला है, लाल किला कहीं ना कहीं रेफरेंस मुगल से है, अगर वहाँ पे कोई प्राइवेट प्लेयर जाएगा उसको कन्वर्ट कर देगा किसी दूसरी चीज़ में, तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस अभी तक जो है वो किस पे ले जा रहा है, हम देखने जा रहे हैं मुगल आर्किटेक्चर को। वहीं पे जो दीवाने खास है या अलग अलग जो साइट्स बनी हुई हैं उनको कन्वर्ट ही कर दिया जाए कमर्शियल पर्पज से, तो हम जानने लगेंगे मुगल से हट के दूसरी चीज़ में। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल आर्ट है, जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं वो चीज़ हट सकती है। अगेन दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज विच मे हैपन इफ वी कंप्लीटली गिव टोटल अथॉरिटी टू प्राइवेट प्लेयर्स, वी मीन्स गवर्नमेंट गिव। तो इसमें एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप कंक्लूजन दोगे, कभी आप आंसर लिख रहे हो कि भाई क्रिटिकली एनालाइज करिए, इस स्टेप को स्ट्रेट पूछ सकते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द गवर्नमेंट स्टेप टू गिव
प्राइवेट प्लेयर्स कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज साइट्स। तो उसमें आप कैसे करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव बताओ, कंक्लूड कर दो कि भाई है तो सही स्टेप, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन होगा, लेकिन उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना भी ज़रूरी है, जिससे उनकी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, जो वहाँ पे उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, जिस वजह से साइट जानी जाती है, वो ना हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे जो विजिबिलिटी प्राइवेट प्लेयर्स की ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये रीज़न है, मैंने आपको आंसर और क्वेश्चन आंसर बेसिकली फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आपका किस चीज़ के ऊपर, फ्लाइंग रिवर के ऊपर। अब फ्लाइंग रिवर के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, ये आप सुनोगे सर क्या ही है फ्लाइंग रिवर, मैं कहता हूँ ये आप खुद से पढ़ना, ठीक है। आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा, मैं आपको आसान सी भाषा में पहले समझाता हूँ ये है क्या, ठीक है। फ्लाइंग रिवर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो है क्या, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट सबको पता है, तो ये क्या है, मान लेते हैं जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है पूरा, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे समझो, ये क्या है, ये पूरा जंगल है, पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जनरली ये होता है, जो पेड़ होते हैं, पेड़ सॉइल से पानी को लेते हैं, और पानी जब ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है तो वही पानी मॉइस्चर में कन्वर्ट होता है, और आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मॉइस्चर इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो मतलब क्या होता है, पानी जो है सॉइल से पेड़ लेगा, फिर वही पेड़ पानी को मॉइस्चराइज के फॉर्म में देगा, किसको, एटमॉस्फेयर को, और वही एटमॉस्फेयर से क्या होगा, फिर रेन होगी। एक जनरल प्रोसेस होता है। तो फ्लाइंग रिवर का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई साहब, जब आपका जो रेन फॉरेस्ट है, कौन सा, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, आपको पता है पूरा हरा हरा जंगल है वो, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नीचे से लेते हैं पेड़। अब जब वो ऊपर अपने पास मॉइस्चर लेके आते हैं, सूर्य की किरणें पड़ेंगी, उससे क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा एटमॉस्फेयर में। तो जब वो एटमॉस्फेयर में यहाँ से ऐसे 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 पानी उठेगा, तो ये रिवर फॉर्म में होता है, ठीक है, ऐसे रिवर के तरीके से बहता है। तो इसी को हम लोग फ्लाइंग रिवर बेसिकली कहते हैं। तो आर्टिकल बात करता है कि जो फ्लाइंग रिवर्स हैं वो सूख रहे हैं, मतलब जो ऊपर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चराइज है, जो नमी है वो कम हो रही है। तो सवाल उठता है सर क्यों, नमी कैसे कम हो रही है। तो नमी कम होने के पीछे हमें समझना पड़ेगा स्टेप क्या है। मतलब ये जो मॉइस्चर आ रहा है कहाँ से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है, और सॉइल में कैसे, सॉइल का कन्वर्जन कैसे हो रहा है मॉइस्चर में, बीच में है ट्री। तो जो इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से मॉइस्चर पिक ही नहीं कर पा रहा ट्री, और जब मॉइस्चर ट्री ही नहीं पिक कर पाएगा तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कहाँ से आएगा, नहीं आ पाएगा। तो जो फ्लाइंग रिवर है ये क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि विंड्स हैं, हवा है, ट्रेड विंड जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो ये अक्सर क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका क्या है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, यहाँ के ऊपर क्या हुआ, ये आपका हवा बह रही है। तो अब यहाँ पे हवा के साथ आपको पता है अर्थ का रोटेशन होता रहता है। तो ये जो आपका पानी है यहाँ पे, फ्लाइंग रिवर जिसे कह रहे हैं, ये लोकेशन एक्स से वाई पे जाता है, फिर मॉइस्चर लेके जाएगा, वाई में बारिश हो जाएगी, फिर वाई से और आगे जाएगी। तो ऐसे एक साइकिल बन चुकी है पूरी तरीके से। लेकिन अब जब सूख जाएगा तो फ्लाइंग रिवर अपने साथ मॉइस्चर आगे ले ही नहीं जा पाएगा वाई पे, और जब वाई पे पानी ही नहीं आ पाएगा तो सूखा पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये आर्टिकल यही बात कर रहा है कि भाई ये जो आपके फ्लाइंग रिवर है, जब ये सूख रहा है तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसके साथ साथ आपका और ज़्यादा ड्रॉट्स की सिचुएशन होने की जो संभावना है वो और बढ़ जाती है। ये बेसिकली कहने का मतलब है। वही सेम चीज़ देखो जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। तो वो और ज़्यादा वर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सूखा, फॉरेस्ट फायर अमेजॉन में ये लग रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, धीरे 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 जो आपका फ्लाइंग रिवर है ये भी सूख रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में बहने वाली नमी वो भी कम हो रही है, क्योंकि पेड़ ही नहीं बच रहे हैं ज़्यादा। तो ये चीज़ हाईलाइट होती है। फाइंडिंग्स में ये बताया गया कि भैया जितना कटाई हो रही है उससे एक समय ऐसा आ सकता है कि जो अमेजॉन है वो पूरी तरीके से सवाना में कन्वर्ट हो जाए। सवाना कहने का मतलब क्या है, छोटे 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 पेड़ जो होते हैं, घास के मैदान, वैसा कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आसपास का, जैसे ये आप देखो साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे आकर देखोगे पेरू है, ठीक है, और यहाँ पे और डिफरेंट कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन और वर्स हो सकती है, क्योंकि अमेजॉन ही तो रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे रेन हो रही है। अगर अमेजॉन का ही डिफॉरेस्टेशन होगा और ऊपर फ्लाइंग रिवर्स में पानी ही नहीं पहुंचेगा तो चांसेस आर हाई कि यहाँ पे ड्रॉट्स की जो स्थिति है वो और ज़्यादा खराब हो जाए। जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, वाटर की सप्लाई, क्लाइमेट की स्टेबिलिटी, ये सारे के सारे इंपैक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं फ्लाइंग रिवर के। तो फ्लाइंग रिवर कभी भी आए तो फ्लाइंग रिवर मतलब ये नहीं हवा में बहने वाला रिवर, उसमें आप ऐसे समझो हवा में बहने वाला पानी। तो पानी कहाँ से आएगा, जब आपके पेड़ पौधों से जो नमी है वो सूरज के माध्यम से ऊपर चली जाए। तो प्रोसेस आपको पता हो कैसे होता है,
प्रिसिपिटेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, पता ही नहीं पता इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन में एक और टर्म है इवेपो ट्रांसपिरेशन, है कि नहीं? इसके ऊपर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि इवेपो ट्रांसपिरेशन को डिफाइन करिए, राइट? तो इसका सोल्यूशन क्या है? हमें फॉरेस्ट का रिस्टोरेशन करना होगा, प्रोटेक्शन और ज़्यादा अच्छे से करना होगा फॉरेस्ट को, हमें वहाँ पे लैंड राइट्स को और सेफगार्ड करना होगा। तो इन सभी स्टेप्स का सहारा लेकर के हम इस जो आपके फ्लाइंग रिवर्स हैं जो ये सूख रहे हैं, इनको हम दोबारा इसमें पानी डाल सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।